आज हम स्टूडेंट इस वीडियो में 12 मैथ्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले चैप्टर 3 से कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये हम बता दें कि मैट्रिक्स क्या होता है। आप दो टाइप के लाइन ले लो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे मैंने लिखा, देखो एक लाइन ले लिया, दूसरी लाइन ले ली और ये लाइन ले ली। अब कितनी भी आप लाइनें ले सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। तो हम हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3, यानी कितनी रो है? यहाँ 3 है। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको कॉलम कह दो। तो ये C1 मैंने मान लिया, ये C2 मान लिया। क्या मैंने कहा? कॉलम, COLUMN, कॉलम लिखा जाता है, कॉलम मान लिया। अब मैट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। तो कुछ नंबर्स हैं आपके, उन नंबर्स को उठाया आपने और जहां इंटरसेक्ट पॉइंट है वहीं रख दिया। तो देखो एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ। ऐसे बहुत सारी और भी लाइनें ड्रा कर सकते थे आप, समझ में आ गया? ऐसी भी लाइनें ड्रा कर सकते थे। तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, उन पॉइंट पर अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट को रख करके कुछ अरेंजमेंट बनाएं तो वो क्या कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर? लेकिन यहाँ मैंने कहा जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या कहते हैं? रो, और इसको क्या कहते हैं? कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ऑर्डर। क्या होती है? ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है, यहाँ रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में। जैसे इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स बनेंगी, इसमें रो कितने हैं? 3 है। तो ये 3 रो हो गया और कॉलम कितने हुए? 2 हो गए। क्या ये समझ में आ गया? इस मैट्रिक्स का अगर कोई पूछे तो इसका ऑर्डर क्या होता होगा? 3 क्रॉस 2। हमेशा रो को पहले बताया जाता है। ओके, अब मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ। जैसे मान लो लिख दिया 1 2 3 5 6 7, ये एक अरेंजमेंट बना लिया। इसका ऑर्डर बता दो कितना है। तो देखो ये पूरी पहली रो हो गई, पहली रो। ये कौन सी? दूसरी रो। और ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। समझ में आ गया? तो ये मैंने कहा रो पहले बताया जाता है, कॉलम बाद में। तो कितने रो है इसमें? 2 रो है। और कॉलम कितनी है? 3। तो ये कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। क्या समझ में आ गया? तो इसी टाइप के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें रूल क्या है, एक और चीज समझ लो कि जब हम मैट्रिक्स को एक दूसरे से, एक मैट्रिक्स ये हो गया, एक मैट्रिक्स और है, उनको ऐड करना है। तो ऐड हम तभी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा A और B को ऐड करना है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो इसकी ऑर्डर जो भी हो, जैसे सपोज कर लो 3 क्रॉस 2 है, तो इसकी भी क्या होनी चाहिए? 3 क्रॉस 2 ही होनी चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एक और चीज, जैसे मान लो यहाँ कहीं किसी ने कह दिया ये 3 क्रॉस 2 है, ये ऑर्डर को बताता है, याद रखिएगा। और यहाँ किसी ने कह दिया कि ये 2 क्रॉस 3 है, तो क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई। एक और चीज, मान लो कोई एक मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 2 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिख दिया मैंने ऐसे। अब इसमें बाहर कोई स्केलर, कोई एक नंबर लिखा है, कोई एक नंबर लिखा है, उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बाहर से जब कोई स्केलर से इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। जैसे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इसको करेगा तो 2 हो जाएगा। ये इसको करेगा 2 3 6 हो गया। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो गया? 8 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और चीज, कभी कभार मैट्रिक्स दे दिया जाता है, वहां पूछा जाता है कितने एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ देखो, ये किस ऑर्डर का था? मैंने बताया था 3 क्रॉस 2, क्योंकि 3 रो है, 2 कॉलम है, तो इसमें कितने इंटरसेक्ट पॉइंट है? 6। तो इन दोनों को, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखा है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पता लग जाता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। जैसे मान लो एक, मैंने कहा एक मैट्रिक्स है, इसमें मान लो 5 क्रॉस 4 लिखा हुआ इसका ऑर्डर है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 5 रो होगी, 4 कॉलम होगी, यानी 4 कॉलम होगी। तो मल्टीप्लाई को कितना हो गया? 20। तो 20 क्या हो गया? 20 इसमें ए मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे। ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ, ये जो कॉन्सेप्ट बता दिया है, उस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आ जाओ उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ लिखा मैंने कि एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट को कैसे लिखा गया? AI से। एक और बात बता दूं आपको कि जैसे अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिखा था 3 क्रॉस 2, ऐसे लिखा था।
तो ये पहला एलिमेंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ऐसे तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठवां, क्योंकि 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है, तो कॉलम ये हो गया और रो। तो इसके एलिमेंट की लोकेशन को कैसे लिखते हैं ये समझ लो कि जैसे ये R1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये आपका R2 है और ये क्या है R3 है। तो पहला लोकेशन जो होगा R1 C1, क्योंकि पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम, तो इसके लोकेशन को हम कैसे लिख सकते थे R1, यानी कोई एलिमेंट मैंने मान लिया A, तो यहाँ A11 लिख दिया, इसके लोकेशन को A11 लिखा। इसके लोकेशन को देखो क्या लिखूंगा A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। ये जो नीचे लिख रहा हूं वो रो और कॉलम को बताता है, पहले रो ही आएगा बाद में कॉलम। ये कौन सा बनता, दूसरा रो पहला कॉलम, तो A21 बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब आ जाओ उसी क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन था, क्या कह रहा था कि एक कोई मैट्रिक्स है, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। A = Aij। Aij क्या है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को रो किया गया। I जो है रो को बताता है, J किसको बताता है, कॉलम को। तो इसने कहा Aij भी बता दिया कि Aij क्या है, I/J है। अब यहां तक क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, A12 एलिमेंट निकालना है, A12। इसका मतलब इससे कंपेयर करो तो क्या पता चल रहा है कि I की जगह पे क्या रखा गया है 1 और J की जगह पे 2, तो मैंने इसी में क्या रख दिया I = 1 और J = 2। लेकिन ये कैसे पता किया, समझ में आया, क्योंकि आपसे कहा गया था A12 पता करो, A12, तो इसलिए I की जगह पे 1 रखा और J की जगह पे क्या 2, तो ये क्या आ जाएगा भाई, इसी में रखो तो 1 आ गया, J की जगह पे 2 आ गया, यानी A12 का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, 1 2 हो गया। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दे सकता है आपको कि यहाँ A21 निकालो। अगर ये निकालना होता तो आप क्या करते, देखो ये पता चल रहा है ये I है और ये पता चल रहा है J, तो ये जो दिया था आपका, इसमें I की जगह पे क्या रखते, 2 रख देते और J की जगह पे क्या रखते, 1 रखते। तो भाई इस टाइप के एक क्वेश्चन मैंने लिया है। अब इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो आप समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो यहाँ तो आंसर कितना होगा, A12 आ गया, बट A21 की अगर वैल्यू पूछता तो आंसर कितना आता, 2 आ जाता। क्लियर हो गया। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट देन राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब कि जैसे मैंने एक चीज अभी बताई थी कि कोई भी मान लो एक मैट्रिक्स है ऐसे, अब इसमें मान लो कितने, यहाँ ऑर्डर दे दिया गया 2 × 3, तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। तो अब कह रहा है मान लो एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा 10 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, तो 10 एलिमेंट है तो कितने कितने इस टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए काम कर लो, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हो उसके जितने फैक्टर पॉसिबल होते हैं वो लिख लो। साथ में एक चीज और समझ लो कि कभी भी रो और कॉलम डेसिमल में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होता है। तो 10 एलिमेंट मैंने बताया, मैंने कहा कितने इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स में, वो लिखने के लिए क्या करो, इसका फैक्टर निकालो। तो देखो 10 का फैक्टर मैंने लिखा 1 × 10 लिख सकते हो पहला। दूसरा मान लो लिख दिया आपने 2 × 5। तीसरा 3 तो बनेगा नहीं, 4 बनेगा नहीं, तो फिर आ जाओ 5 × 2 और फिर बन सकता है 10 × 1। क्या ये समझ में आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट हैं तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, यही 4, क्योंकि मैंने कहा कि रो और कॉलम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में कितना दिया था भाई, 5 एलिमेंट दिया था। ये सारे एक नंबर के हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले, कभी हो सकता है भाई लग ये 2 नंबर का आ जाए। तो 5 एलिमेंट जब दिया था दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए, देखो ये तो समझ में आ गया। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में जब 5 एलिमेंट है तो क्या क्या बन सकता है ऑर्डर, एक तो बन सकता है 1 × 5 का और दूसरा क्या बन सकता है 5 × 1 का। तो समझ में आ गया कि इसमें पूछ रहा था ऑल द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो यही 2 ऑर्डर पॉसिबल होंगे, 1 × 5 और 5 × 1। एक चीज हमेशा बिठा लो, कोई भी प्राइम नंबर दिया, जैसे मान लो किसी ने 13 दे दिया, क्या दे दिया 13, अब इसका पूछ रहा है कितना ऑर्डर पॉसिबल, तो 2। हर एक प्राइम नंबर के, प्राइम की बात कर रहा हूं, तो हर एक प्राइम के 2 ही हो गए। जैसे इसका क्या होता 1 × 13 और दूसरा होता 13 × 1, तो दूसरा भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा था ये 2 मैट्रिक्स हैं तो इसमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे आया है 1 मार्क्स में, लेकिन कभी कभार 2 मार्क्स में भी आ जाता है। क्लियर। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और चीज आपको नहीं बताई कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल लिखे हुए हैं
तो उनके लोकेशन एलिमेंट भी सेम होंगे। जैसे मान लो इधर मैंने बना दिया ये कोई 2 क्लास 2 का एलिमेंट बता दिया, या यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसमें देखो ये लिखा हुआ है, यही मैं मान ले रहा हूँ। तो पहले इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या है? ये भाई x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ के लिखा गया है। तो एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसमें रो कितने हुए? ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और कॉलम एक ही है क्योंकि तीनों को ऐड करके लिखा गया, ऐड किया गया। तो कॉलम कितना है? 1। तो ये कितनी क्लास कितने का हो गया? 3 क्लास 1 का हो गया। और यहाँ भी देखो 1 2 3 3 रो है, तो ये भी 3 क्लास 1 का हो गया। अभी मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो ऑर्डर सेम होता है। और दूसरी चीज, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो भी उनके ऑर्डर सेम होंगे। और तीसरी बात, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल लिखी है तो सेम लोकेशन के एलिमेंट सेम होंगे। मतलब ये R1 C1 ये पहला लोकेशन का एलिमेंट इस 9 के इक्वल होगा, दूसरा लोकेशन का एलिमेंट 5 के इक्वल होगा, तीसरा लोकेशन का एलिमेंट 7 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई तीसरे वाले के लिए। इसमें x y z की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले बताओ इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के रूल के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया आपका? 9 आ जाएगा। तो आपने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 9। दूसरा कह रहा था x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 5 है। x प्लस जेड की वैल्यू 5 है। और फिर कह रहा था y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो y प्लस जेड इक्वल 7 हो गया। तो अब आ जाओ इससे सॉल्व करो। x प्लस जेड मतलब इसकी और इसकी दोनों का सम कितना दिया था? 5 दिया था। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। क्या समझ में आ गया? क्योंकि भाई x और z दोनों का सम कितना है? 5 है। तो इसमें x और z का सम मैंने कितना रख दिया? 5 रख दिया। तो y प्लस 5 तो आ गया इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 मिल गई। क्या y निकल आया? अब जब y निकल आया तो इससे देखो, जब y की वैल्यू 4 आ गई तो 4 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और जब z की वैल्यू निकल गई तो यहां से आ जाओ, x प्लस z की वैल्यू कितनी? 3 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी? 2। देखो तीनों निकल आया। तो ये भी भाई 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का बहुत ज्यादा हो सकता है। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था दिस इक्वल दिस, यहाँ a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें ऐड किया गया है तो श्योर है इसका ऑर्डर सेम रहा होगा। तो इस चौथे वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करने जा रहे हैं हम। चौथे वाले क्वेश्चन में आपने किया क्या? ये एक मैट्रिक्स पहले से लिखा था, ये दूसरा मैट्रिक्स, इसको इधर भेज दो। तो इधर भेजोगे तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा? माइनस। तो देखो मैं यहाँ से भाई चौथे वाले से सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। a इक्वल टू क्या आ जाता? ये जो इधर लिखा है लिखा रहने दो, लिखा था 9 माइनस 1 4। याद है -1 एक अलग है, फिर लिखा था -2 फिर 1 फिर 2। ये तो आपका जो इधर लिखा था वो लिख दिया। इसको जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस के साथ देखो क्या आ गया? 1 2 -1 1 2 -1। और ये जो आ गया 0 4 9। यहाँ तक क्लियर? अब भाई मैंने कहा ऑर्डर इसका सेम है नहीं? ये सेम है कि दो रो है और 3 कॉलम। तो ये 2 क्लास 3 का ये भी है और ये भी 2 क्लास 3 का है। तो किसको किस में से माइनस कर दो ये इंपॉर्टेंट है। सेम लोकेशन एलिमेंट को सेम में से, जैसे ये पहला रो पहला कॉलम, तो 9 को 1 में से माइनस करोगे, ये साइन है इसकी वजह से। तो 9 माइनस 1 कितना आ गया? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 माइनस 1 8 -1 और ये -2, यानी ये -1 और ये माइनस लगा देगा ना, तो -1 -2 कितना होता है? -1 -2 जुड़ जाएगा तो -3 आ गया। फिर देखो ये 4 है और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। फिर -2 है और ये 0 आ गया तो केवल -2 होगा। 1 -4 तो 1 और -4 तो कितना आ गया? -3। फिर 3 -9 तो 3 -9 मतलब कितना? -6। क्या ये समझ में आ गया? ये आ गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? 4 वाला कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ 5 पर आते हैं। ये भाई 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, या 1 मार्क्स का भी कभी आ सकता है। तो चलो देखो ये क्या किया गया है? ऐड किया गया है और फिर इधर इक्वल ये लिखा गया है। तो आ जाओ पहले यहाँ 2 से, मैं डायरेक्ट ये सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो ध्यान से, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया भाई? 2 3 6। और मैंने एक चीज बताई आपको कि जब मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 और 2 4 कितना आ गया? 8 और 2 5 10
और ये हो गया 2x, इसको आपने ऐसे लिख दिया, और ये इधर लिखा था 1y 0 1, और फिर इसका टू क्या था 7 0 10 5। अब भाई इधर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड सबको सब में से नहीं करते। देखो ये पहला लोकेशन का एलिमेंट पहले लोकेशन में ऐड होगा, तो 6 और 1 कितना आ गया 7 आ गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 7 लिख दिया, और 8 प्लस y, 8 प्लस y, फिर यहाँ लिखोगे 10 प्लस 0 मतलब 10, फिर 2x प्लस 1, यहाँ आपने लिखा 2x प्लस 1। अब इक्वल क्या आएगा, देखो इक्वल लिखा हुआ है 7 0 और फिर लिखा हुआ है 10 5। अब इनको कंपेयर करो, तो भाई मुझे x माइनस वाई पता करना है, मतलब पहले x की वैल्यू पता कर लो। तो देखो ये यहाँ पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन वाले को कंपेयर करेगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल क्या आ गया 5। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो अब इसके ये तो समझ में आ गया था, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है 2x प्लस 1, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल क्या आ गया 5। कंपेयर करने पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2x इक्वल टू इधर जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x इक्वल कितना आ गया 2। अब आ जाओ 8 प्लस वाई सेकंड पोजीशन पे, तो उधर 0 है, यानी फिर लिखोगे 8 प्लस वाई इक्वल 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -8। क्या y की वैल्यू भी निकल गई। पता क्या करना था x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अब पता कर लो। जब लिखोगे x माइनस वाई, भाई यहाँ से मैंने ये किया है, अब मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। मतलब ये पहले ये करोगे, उसके बाद ये कॉपी करोगे, फिर आ जाओ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कैसे लिखोगे, x माइनस वाई, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू कितनी माइनस, तो माइनस एक पहले से 8 हो गया, 8 और 2 कितना आ गया 10। तो ये वाला आंसर कितना आ गया 5 वाला 10 आ गया। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नए बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।